गुड इवनिंग एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है आप लोगों तक? हाँ जी, तो ऑडियो वीडियो क्लियर है? अक्टूबर के सर करंट अफेयर्स हम डिस्कस कर रहे थे, ठीक है जी। तो आज की क्लास में अक्टूबर के करंट अफेयर्स कंप्लीट करेंगे। और देखिए, जो डाउनलोड करने की लिंक है ना, जो आपको पीडीएफ डाउनलोड करने की लिंक है, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां से जाकर आप इसकी पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है जी। यहाँ पर आपकी अक्टूबर तक की करंट अफेयर्स की पीडीएफ अपलोड कर दी गई है। यहाँ से जाके आ, आप अक्टूबर तक की अपडेट कर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, मैथ्स का अभी भी चल रहा है क्या? कोई नहीं, थोड़ी देर में वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अभी वैसे भी एक दो क्वेश्चन हम रिवाइज करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ जी, ऑडियो वीडियो का कंफर्मेशन दे दीजिए, वो तो ठीक चल रहा है ना? ओके। हो गामी जी, ऐसा ना करिए। चलिए, इसका आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 14 का। एक मिनट रुकिए। हाँ जी, इसका आंसर दीजिए। ट्रॉपिकल रेस 4 फंगस रिसेंटली सीन इन न्यूज। Tropical race fungus recently seen in news mainly affects which of the following fruits? बताइए। बनाना, हाँ जी, हमने इसको बात की थी। ये उनके लिए कोरोना जैसा है, ठीक है। ये जो TR4 डिसीज आई है, ये बनानास के लिए उनके लेवल का कोविड-19 है, ये हमने डिस्कस किया था। ये बताइए, ड्रैगन फ्लाई रोटर क्राफ्ट ये कौन लॉन्च कर रहा है सैटर्न पर? इसरो, नासा, ईएसए या जाक्सा? ये क्वेश्चन नंबर 46 का आंसर बताइए। हाँ जी, ऐसे खतरनाक काम कौन करेगा, नासा। चलो जी। ये बताइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज हैज बीन इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द इंटरनेशनल सोलर अलायंस? इंडिया, फ्रांस, यूएसए या फिर यूके? अरे, इंडिया तो मेंबर है ही, अभी इसका प्रेसिडेंट भी बन गया, ठीक है। करेक्ट आंसर इज इंडिया। फ्रॉम डिपेंडेंस टू सेल्फ रिलायंस मैपिंग इंडियाज राइज एज ए ग्लोबल सुपर पावर, ये बुक के ऑथर कौन है? क्वेश्चन नंबर 84, which among the who among the following is the author of the recently released book From Dependence to Self Reliance Mapping India's Rise as a Global Superpower? P बालाकृष्णन, कौशिक बसु, मोंटेक सिंह आलूवालिया या फिर बिमल जालान? हाँ जी, ये बिमल जालान की किताब है ये, ठीक है। रिटायर्ड वो ये फॉर्मर आरबीआई गवर्नर भी रह चुके हैं। तो सर 85 क्वेश्चन तक हमने डिस्कस कर लिया था, ये सब तो आज करने हैं, ठीक है। 85 तक हमने कर लिया था। अंडर 23 रेसलिंग वर्ल्ड रेसलिंग चैंपियनशिप यहाँ तक हमने कर लिया था, इसके आगे आज करना है।
तो क्वेश्चन नंबर 86 ये रहा आपके सामने। रिसेंटली बांग्लादेश वाज हिट बाई सीवियरली हिट बाई साइक्लोन सित्रंग। ठीक है, अभी बांग्लादेश में हमें साइक्लोन सित्रंग देखने को मिला था। तो ये जो नाम है साइक्लोन सित्रंग, ये किस कंट्री ने दिया है? अभी देखो, जो पीसीएस को मैंने पीसीएस के जो हमारे वो एपीपीसीएस के स्टूडेंट्स है, एपीपीएससी के, तो उनकी जो वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास थी उसमें मैंने पूरा साइक्लोन से रिलेटेड ये पॉइंट्स उनके ऐड कर दिए हैं कि किस तरह से नेमिंग वगैरह होती, वो सारा उनको उनके नोट्स में मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें क्या होता है, कोचिंग वाले सिर्फ साइक्लोन पढ़ा के खत्म कर देते हैं, लेकिन ट्रेंड थोड़ा सा बदल रहा है, हमें इस पे भी ध्यान देना होगा, ऐसे भी क्वेश्चन बनने लगे हैं। हाँ जी, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है थाईलैंड। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या है? थाईलैंड। तो जो सित्रांग नेम है वो किसने दिया था सर? थाईलैंड ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 87। सित्रंग के बारे में थोड़ा देखो, ये बे ऑफ बंगाल में आपका डेवलप हुआ था। ठीक है, बे ऑफ बंगाल मतलब ये वाला एरिया, तभी इसने साइक्लोन किसको इम्पैक्ट करा? बांग्लादेश को। अब देखो, बांग्लादेश को इम्पैक्ट कर रहा है तो हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को भी खतरा हो सकता है, जैसे आसाम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ पर भी रेड अलर्ट जारी किया गया था। तो दुनिया भर में कुछ रीजनल मेट्रोलॉजिकल सेंटर्स हैं। ठीक है, उसमें हमारा भारत का एक है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। तो आईएमडी की जिम्मेदारी होती है कि जो साइक्लोन एडवाइजरी और अलर्ट प्रोवाइड करे टू द 13 मेंबर कंट्रीज। कौन कौन से? बांग्लादेश, इंडिया, ईरान, मालदीव, म्यांमार, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरेबिया, श्रीलंका, थाईलैंड, यूएई एंड यमन। इतनी 13 कंट्रीज को साइक्लोन की एडवाइजरी प्रोवाइड करने की जिम्मेदारी किसकी सर? हमारे इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट आईएमडी की है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, इससे रीजन्स कौन कौन से अफेक्टेड है? अंडमान निकोबार आइलैंड्स, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश। साथ ही साथ जो आपके कोस्टल डिस्ट्रिक्ट है वो इससे इम्पैक्टेड है। ठीक है सर, इसका ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। रिसेंटली युवराज सिंह हैज बीन अनाउंस्ड एज द ब्रांड एम्बेसडर फॉर द थर्ड T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड 2022। इट विल बी हेल्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? नेपाल, साउथ अफ्रीका, इंडिया, बांग्लादेश। हाँ जी, बताइए क्वेश्चन नंबर 87। Recently, Yuvraj Singh has been announced as the brand ambassador for the third T20 World Cup for the blind. It will be held in which of the following countries? It is India. ठीक है, तो जो क्रिकेट टूर्नामेंट फॉर द ब्लाइंड होने वाला है, थर्ड टूर्नामेंट, ये इंडिया में होगा। कौन कौन सी कंट्रीज पार्टिसिपेट कर रही है? ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका एंड इंडिया। ठीक है, इसका एम्बेसडर किसको बनाया गया है? युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर इसका बनाया गया है। ये जो वर्ल्ड क्रिकेट टूर्नामेंट है जो ब्लाइंड्स के लिए हो रहा है, ये करवाता कौन है? तो इनके लिए भी एक पूरा ब्लाइंड पर्संस का जो एसोसिएशन है क्रिकेट का, वो इंडिया में एक बना हुआ है, क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया, कैबी, क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया। ठीक है, ये एसोसिएशन आपका ये वर्ल्ड कप करवा रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। कई लोगों को पता ही नहीं होता कि इस तरह के भी टूर्नामेंट्स होते हैं, तो हमें एटलीस्ट ये तो पता चल गया ना कि हाँ सर, इस तरह के कुछ भी टूर्नामेंट्स होते हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। मिनिकॉय थुंडी बीच और कदमत बीच रिसीव द ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। दे आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स या यूटीज? यहाँ पर हम बात करेंगे कि सर ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन होता क्या है, और ये अभी हाल फिलहाल में दो बीचेस को मिला है। कौन कौन से बीच है? एक है आपका मिनिकॉय थुंडी और एक है कदमत बीच। तो ये किस एरिया में पड़ते हैं? अंडमान निकोबार में आएंगे, दमन एंड दीव में आएंगे, लक्षद्वीप में आएंगे, या फिर आपके दादर एंड नगर हवेली में आएंगे? बताइए सर।
करेक्ट आंसर इज लक्षद्वीप आइलैंड। ठीक है, तो ये जो दो बीच हैं आपके, मिनिकॉय और कदमत, ये किधर मिलेंगे? लक्षद्वीप में मिलेंगे। एटलीस्ट मिनिकॉय का तो नाम आपने सुना ही होगा, लक्षद्वीप से रिलेटेड है ना। देखो एक फाउंडेशन है, डेनमार्क एक फाउंडेशन है, फाउंडेशन फॉर एनवायरमेंट एजुकेशन। इनका काम क्या रहता है, ये बीच देखते हैं, दुनिया भर के जो बीचेस है वहां पर कैसी क्या साफ सफाई है उसको ये देखते हैं, और जो बीच इनको साफ लगते हैं उनको ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन दे देते हैं। ठीक है, तो ये ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेशन क्या शो करता है? ये शो करता है कि हाँ ये जो आपका बीच है ये यहाँ पर आपका इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट अच्छा है, ठीक है, यहाँ पर आपकी वाटर क्वालिटी अच्छी है, और कंजर्वेशन और सेफ्टी सर्विसेज जैसे भी चीजें यहाँ पर आपको प्रोवाइड की जा रही है। ठीक है, तो अभी तक कुल मिला के 10 आई थिंक बीचेस है जिनको ये ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन इंडिया में मिल चुका है। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से हैं। दो तो सर अभी नए हैं, मिनिकॉय और कदमत हो गए। बाकी 8 कौन कौन से? जैसे गुजरात में एक आपका शिवराजपुर, ये इधर देखो शिवराजपुर गुजरात में। और जो दमन एंड दीव है उसमें आपको घोघला मिलेगा, तो घोघला इन दमन एंड दीव। फिर उसके बाद कर्नाटका में कासरकोड और पदुबिद्री बीच। ठीक है, कर्नाटका में पदुबिद्री और कासरकोड बीच। उसके अलावा केरला में कप्पड़ बीच। मतलब इतना ध्यान रख लेना कि महाराष्ट्र में कोई भी ब्लू सर्टिफिकेशन वाला बीच नहीं है, तो कहीं ऑप्शन में अगर महाराष्ट्र दिखे तो आप खट से एलिमिनेट कर सकते हो। ठीक है, महाराष्ट्र में नहीं है। कर्नाटका में 2 देख लिए, एक गुजरात में है, एक दमन एंड दीव में। केरला में भी एक देख लिया, कप्पड़ बीच। फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश में एक आपको मिलेगा ऋषिकोंदा, इधर ऋषिकोंदा आंध्र प्रदेश में। गोल्डन बीच उड़ीसा में। ठीक है, राधा नगर बीच अंडमान एंड निकोबार में। उसके अलावा 2 और अभी हाल फिलहाल में ऐड हुए थे। देखो ये यहाँ पर लिखा भी है कि एक आपका कोवलम तमिलनाडु में और एडन पुडुचेरी में। ठीक है, तो इससे पहले अभी तक पुडुचेरी तमिलनाडु में नहीं थे, अब वहां पर भी एक एक हो गया, कोवलम बीच और एडन बीच। एडन बीच कहाँ है? पुडुचेरी में। कोवलम बीच कहाँ है? तमिलनाडु में। अब इससे 2 तरह के सवाल बन सकते हैं, या तो डायरेक्ट सवाल बनेगा कि गोल्डन बीच किस स्टेट में लोकेटेड है, ठीक है, या तो ये सवाल बनेगा, या फिर सवाल बनेगा कि सर किस स्टेट के पास ब्लू फ्लैग, किस बीच के पास ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन है। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। तो 2 तो नए हैं सर, एक तो वो मिनिकॉय वाला है और दूसरा कौन सा है? कदमत। मिनिकॉय कदमत दोनों किससे बिलोंग करते हैं? लक्षद्वीप से। बाकी गुजरात में शिवराजपुर हो गया, दमन एंड दीव में घोघला हो गया, और कर्नाटका में आपका पदुबिद्री और कासरकोड हो गया, केरला में कप्पड़ हो गया, तमिलनाडु में कोवलम हो गया, पुडुचेरी में एडन हो गया, ठीक है, आंध्र प्रदेश में ऋषिकोंडा हो गया, उड़ीसा में आपका गोल्डन बीच हो गया, अंडमान निकोबार में राधानगर बीच हो गया। इसके अलावा हाँ ये टोटल आपके 8 + 2 लक्षद्वीप वाले, ये 10 आपके बीचेस हो गए जिनके पास क्या है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन। ये समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस और नो, गिव मी अ थम्स अप अगर समझ में आ रहा है सर तो। हाँ जी सर, यहाँ तक चीजें क्लियर है कि नहीं है?
ओके, चलो जी फिर अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, which of the following state has signed an agreement with the Northeastern Electric Power Corporation Limited? नीपको के साथ किसने एग्रीमेंट साइन किया है? फॉर द 15 मेगावाट WAH उमियम स्टेज 1 एंड 100 मेगावाट स्टेज 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो उमियम के जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स हैं उनसे रिलेटेड कौन सा स्टेट आप आंसर लगाएंगे? उमियम वर्ड को पकड़ो सर। हाँ जी सर, बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा? मणिपुर। उमियम वर्ड से किसको रिलेट आप कर पा रहे हैं? भैया मणिपुर तो नहीं है, मेघालय है करेक्ट आंसर। ठीक है, मेघालय की सरकार ने ये एग्रीमेंट आपका साइन किया है। चलो जी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। Recently, Genetic Engineering Appraisal Committee has recommended the environmental release of the genetically modified crop DMH11. It is of which of the following crops? देखो GM क्रॉप, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप क्या होती है? जैसे कोई भी क्रॉप है ना, मान लो उसके जीन में आपने कुछ मॉडिफिकेशंस कर दी। जैसे अब क्या हो रहा है, हम लोग इंसानों के भी जीन्स में मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, तो उससे क्या ऐसा कहा जाता है, जीन से हमारी क्या पता चलती है, ट्रेड्स, कैरेक्टरिस्टिक बनती है हमारी जीन से। तो अगर जीन आपने मान लो, आपको आने वाले टाइम में ऐसे बच्चे चाहिए जो ओबीडियंट हो, पढ़ने में अच्छे हो, जो आपका कहना माने, तो आपको उसी हिसाब से उनके जीन डिजाइन करवाने पड़ेंगे, है ना। तो आने वाले वक्त में ये टेक्नोलॉजी हो सकता है आ जाए, क्योंकि अब जीन की एडिटिंग पॉसिबल है। इसी तरह से क्रॉप्स की जीन की एडिटिंग हम करने लगे, क्योंकि क्या होता है, कुछ क्रॉप्स होती हैं, मान लो किसी बैक्टीरिया एक्स से वो नुकसान उठाती है, कोई बैक्टीरिया एक्स उनको खा देता है, तो हम उस क्रॉप की जो जीन है उसे इस तरह से एडिट करेंगे कि क्रॉप एक्स उसको, जो बैक्टीरिया एक्स है वो उसे नुकसान पहुंचा ही ना पाए। ठीक है, तो आपने क्या करा, किसी क्रॉप का जीन मॉडिफाई कर दिया, उससे आपने उसकी प्रोडक्शन भी बढ़ा दी, आपने उसकी प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्शन भी बढ़ा दी। ठीक है, तो ये कहलाती है आपकी जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। जैसे बीटी ब्रिंजल, आपने कॉटन की सुनी होगी, बीटी ब्रिंजल नाम से काफी न्यूज में थी, उसको गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है। इसी तरह से एक और नई क्रॉप आई है DMH11। तो सवाल यही है कि सर ये जो क्रॉप है, ये क्रॉप है किसकी? DMH11 क्रॉप किसकी है सर? तो DMH11 जो क्रॉप है वो है आपकी मस्टर्ड की। इसको भी गवर्नमेंट ने अप्रूवल दे दिया है, और गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल कौन सी बॉडी देती है? जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। तो ये सारा काम कौन देखती है अप्रूवल वगैरह का? GESE स्टैच्यूटरी बॉडी है, यानी इसके लिए एक लॉ पास हुआ है, अंडर द रूल्स फॉर द मैन्युफैक्चर, यूज, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड स्टोरेज ऑफ हैजार्डस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जेनेटिकली इंजीनियरिंग ऑर्गेनिजम्स और सेल्स 1989। ठीक है, तो ये पूरी बॉडी बनी किस कानून के तहत है? ये बनी है इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के तहत। ये क्वेश्चन भी कभी ना कभी जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी किस कानून से बनी है? इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986 से बनी है। ठीक है, इट वॉज फॉर्म्ड एज द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी, पहले इसका नाम था, फिर बाद में इसका नाम अप्रूवल हटा के क्या कर दिया? अप्रेजल कर दिया। किस मिनिस्ट्री के अंदर है? इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री के अंदर है। इट रेगुलेट्स द यूज, मैन्युफैक्चर, स्टोरेज, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ हैजार्डस माइक्रोऑर्गेनिजम्स और जेनेटिकली इंजीनियर्ड ऑर्गेनिजम्स एंड सेल्स इन इंडिया। ठीक है, इसको पूरा काम आप ध्यान रखिएगा। दैट इज अबाउट द जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी। अब ये सब चीजें क्या, जो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे है ना, उनको बहुत मजा आता है ये सब सुन के, क्योंकि न्यूज़पेपर में ये सारी बॉडीज आ जाती हैं, फिर हमें लगता है क्या बवाल आ गया। तो ये सारे नाम अगर आपको क्लियर रहेंगे तो कभी परेशानी आपको हो नहीं पाएगी। ठीक है जी।
इज दैट क्लियर और नॉट? अगर क्लियर है तो प्लीज गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, फिर हम आगे बढ़े। ओके, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 91। Who among the following has won the Meltwater Champions Chess Tour 2022 title? Meltwater Champions Chess Tour 2022 टाइटल किसने जीता है? मैग्नस कार्लसन, जैन क्रिस्ट, जैन क्रिस्तोफ, पी प्रगानंदा या अनिश गिरी? ओके, मेल्ट वाटर चैंपियन चेस टूर जो आपका जीता है वो जीता है मैग्नस कार्लसन, मैग्नस कार्लसन। ठीक है, while coming to the next question, question number 92। Recently the union government has officially restricted the use of which of the following herbicides? paraquat, alachlor, simazine या glyphosate? The union government has officially restricted the use of which of the following herbicides? paraquat, alachlor, simazine या glyphosate? बताइए सर। The union government has officially restricted the use of the which of the following herbicides? हर्बिसाइड्स जो आपके वीड्स वगैरह को खाते हैं, ठीक है, जैसे पेस्टिसाइड्स होते हैं इसी तरह से हर्बिसाइड्स होते हैं। तभी सरकार ने किस हर्बिसाइड का यूज रोका है? करेक्ट आंसर इज ग्लाइफोसेट। ठीक है, ग्लाइफोसेट का यूज रोका है। हर्बिसाइड क्या होते हैं? एक ऐसा एजेंट यूजुअली केमिकल फॉर किलिंग और इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ, इनहिबिट मतलब रोकना, द ग्रोथ ऑफ अनवांटेड प्लांट सच एज रेजिडेंशियल और एग्रीकल्चरल वीड्स एंड इन्वेजिव स्पीसीज। ठीक है, 1970 में डेवलप हुई थी। तो इसमें कुछ कार्सिनोजेनिक एलिमेंट्स वगैरह शायद पाए गए हैं, इस वजह से सरकार ने अभी इसको रोक दिया है ना, इसके यूज को रेस्ट्रिक्ट कर दिया है। तो किस कानून के तहत रेस्ट्रिक्ट किया है? इंसेक्टिसाइड्स एक्ट ऑफ 1968। अगर कोई फिर भी इसका यूज करता है तो ही विल बी लाइबल फॉर अ पेनल्टी अंडर इंसेक्टिसाइड्स एक्ट ऑफ 1968। ठीक है, अगर देखें तो ग्लाइफोसेट यूज कौन कर रहा था? तो टी प्लांटर्स ज्यादा यूज करते हैं इसको। अभी तक पिछले 2 दशकों में अगर आप देखोगे तो जो वेस्ट बंगाल और असम के टी प्लांटर्स है वो इसको काफी यूज करते हैं। और महाराष्ट्र में काफी यूज होता है ये आपका, एंड इट इज बिकमिंग अ की हर्बिसाइड इन शुगर केन, मेज एंड मेनी फूड क्रॉप्स। तो यहाँ पर भी इसका यूज काफी हद तक बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब देखो सरकार ने ग्लाइफोसेट पे रोक लगा दी है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93। रिसेंटली वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट was released by which of the following organizations? इरेना, डब्ल्यू एनर्जी काउंसिल, इंटरनेशनल सोलर अलायंस या इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी? वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट किसने रिलीज करी थी? हाँ जी सर, करेक्ट आंसर है इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। ठीक है, तो आपका जो वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक की रिपोर्ट है किसने रिलीज करी है?
वो रिलीज कर रही है सर आपका इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ध्यान रखिएगा। तो द हाँ, इट इज द ऑथोरिटेटिव सोर्स फॉर ग्लोबल एनर्जी प्रोजेक्शंस एंड एनालिसिस। यानी दुनिया भर में रीजन वाइज कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, कहाँ कितना एनर्जी का ट्रेड हो रहा है, कहाँ एनर्जी का कितना कंजम्पशन हो रहा है, कहाँ पर प्रोडक्शन हो रहा है, कहाँ पे डिमांड है, कहाँ इन्वेस्ट हो रहा है, और फ्यूल बाई फ्यूल, रीजन बाई रीजन। तो ये सारी डिटेल आपको कौन प्रोवाइड करती है? वर्ल्ड एनर्जी आउटलुक रिपोर्ट प्रोवाइड करती है, और इसको कौन निकालता है? इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी निकालती है, ठीक है। Question number 94. Indian and the US militaries will conduct युद्ध अभ्यास exercise in which of the following states? देखो, युद्ध अभ्यास मैंने कई बार कहा है, इसको याद कर लेना, इंडिया और यूएस के बीच ऑर्गेनाइज होती है। सवाल आएगा तो देखो यही आएगा कि इंडिया और युद्ध अभ्यास किन दो कंट्रीज के बीच की एक्सरसाइज है। हाँ जी सर, क्या होगा करेक्ट आंसर? युद्ध अभ्यास आपकी हो रही है सर उत्तराखंड, ठीक है, ना हिमाचल ना राजस्थान। करेक्ट आंसर इज उत्तराखंड। 2002 में स्टार्ट हुई थी बिटवीन इंडिया एंड यूएस। क्वेश्चन नंबर 95. Which of the following organizations has released the report Emission Gap Report 2022, the closing window? UNEP, IPCC, IUCN या IRENA, International Renewable Energy Agency? एमिशन गैप रिपोर्ट लगाओ सर तुक्का, क्या लगाएंगे? यूएनईपी, चलो सर बहुमत यूएनईपी के साथ है, और करेक्ट आंसर यूएनईपी, ठीक है। तो जो रिपोर्ट है एमिशन गैप रिपोर्ट, वो किसने रिलीज करी है? यूएनईपी ने रिलीज करी है, ठीक है। ये इसका काम क्या रहता है? ये चेक करता रहता है कि देखो पेरिस एग्रीमेंट जो हुआ था, तो पेरिस एग्रीमेंट में, पेरिस एग्रीमेंट आई थिंक चेक कर लेना, कॉप 21, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी 21 में पेरिस एग्रीमेंट साइन हुआ था। उसमें टारगेट लिया गया था कि जो टेम्परेचर है 1.5 डिग्री पे लिमिट करना है, इससे ज़्यादा हमें ग्लोबल टेम्परेचर नहीं बढ़ने देना है, ठीक है। तो उसके रिलेटेड क्या स्टेप्स उठाए गए हैं, और उसके क्या हम वो टारगेट किस हद तक उसे कंप्लीट कर पा रहे हैं, अभी हमें कितना और गैप लग रहा है उसको कंप्लीट करने में। तो ये सारी जो जानकारी है, इट एसेसेस द गैप बिटवीन एंटिसिपेटेड एमिशंस एंड लेवल्स कंसिस्टेंट, यानी जितना अभी एमिशन हम कर रहे हैं और कितना हमें एमिशन घटाना है, तो उसके बीच में जो गैप है ना, कि इतना आपको करना है और इतना आप कर रहे हो, तो इतने ये जो गैप है, इस गैप को कैलकुलेट करने का काम कौन करती है? ये रिपोर्ट, एमिशन गैप रिपोर्ट, कौन रिलीज करता है? यूएनईपी, यूनाइटेड नेशंस इन्वायरमेंट प्रोग्राम। अभी कॉप 27 होने वाला है, मतलब ये अक्टूबर का करंट अफेयर्स है ना, तो इनके हिसाब से कॉप 27 होने वाला है। नवंबर में कॉप 27 हुआ था, तो जब नवंबर का करंट अफेयर्स पढ़ेंगे तो हम कॉप 27 के बारे में वहाँ डिस्कस करेंगे। तो इससे पहले ये रिपोर्ट रिलीज करके दे दी जाती कि देखो अभी तक इतना हमने काम किया है और इतना हमें करना बाकी है। यूएनईपी ध्यान रखना 1972 में बना था, जो आपका स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस हुई थी 1972 में, उसी के बाद आपने हमारी एक बॉडी बनी थी यूएनईपी। इसका हेडक्वार्टर किधर है सर? हेडक्वार्टर इसका नैरोबी केन्या में, ठीक है।
और भी रिपोर्ट्स रिलीज करता है एमिशन गैप रिपोर्ट के अलावा, जैसे एडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, फ्रंटियर्स, इन्वेस्ट इनटू हेल्दी प्लेनेट। ये सब किसकी रिपोर्ट है? यूएनईपी की रिपोर्ट्स है। इनके कुछ कैंपेन्स भी हैं, जैसे बीट पॉल्यूशन, वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, वाइल्ड फॉर लाइफ, UN 75। ठीक है, दैट वाज ऑल अबाउट द यूएनईपी। मेन चीज इनका हेडक्वार्टर याद रखना, हेडक्वार्टर कहाँ है सर? नैरोबी, केन्या। Well, moving to the next question, question number 96. Recently, 29th edition of the SIMBAX was held between India and which of the following countries in विशाखापट्टनम? ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं, सिम्बैक्स इंडिया और किस कंट्री के बीच होती है। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलिट्री एक्सरसाइजेस हमेशा ध्यान रखना, काम आएंगी। बताइए सर, क्वेश्चन नंबर 96 करेक्ट आंसर। जापान, गलत। तो जापान के लिए सर जे वर्ड यूज होता है ना, एस वर्ड यूज हो रहा है, तो थोड़ा इतने तुक्का लगा लो सर कि सिंगापुर या श्रीलंका में से कोई एक होगा। श्रीलंका में सीनेक्स हो जाता है, तो क्या बचा? सिम्बैक्स किसके लिए बचा? तो सिंगापुर के लिए। ठीक है, सिंगापुर के साथ हम करते हैं सिम्बैक्स एक्सरसाइज। और कौन कौन सी एक्सरसाइज है? जैसे बोल्ड कुरुक्षेत्र है, जॉइंट मिलिट्री ट्रेनिंग है, ट्राइलेटरल मैरिटाइम एक्सरसाइज, सिमटैक्स। ठीक है, सिम वर्ड याद रखना, सिंगापुर से रिलेटेड है, तो सिमटैक्स हो गया, सिम्बैक्स हो गया, किसके साथ करते हैं सर? सिंगापुर के साथ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 97. Recently, a bilateral exercise called Garuda 7 has begun at the Air Force Station Jodhpur, Rajasthan between the Indian Air Force and which of the following countries? UK, Australia, France, USA. अभी बाइलेटरल एक्सरसाइज है गरुदा 7, एयरफोर्स स्टेशन जोधपुर पे स्टार्ट हुई है, तो किन किन कंट्रीज के बीच है गरुदा 7? लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, बताइए सर करेक्ट आंसर क्या होगा? हाँ जी, गरुदा 7 की अगर हम बात करेंगे तो इंडिया फ्रांस के बीच की एक्सरसाइज है। ठीक है, तो मिलिट्री एक्सरसाइज पे थोड़ी अच्छी कमांड बनाइए। अभी तक क्वेश्चन नहीं आए हैं, लेकिन आने वाले वक्त में आ सकते हैं। ठीक है, तो इस पे हमेशा कमांड बना के रखो, इंपॉर्टेंट पार्ट है, कभी भी इस पे सवाल टपक सकता है। तो गरुदा 7 फ्रांस के साथ हो रही है, दैट क्लियर सर? ऑल राइट, ठीक है, तो यहाँ पर सर आके फिर हमारा अक्टूबर का करंट अफेयर्स कंप्लीट होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग नवंबर का करंट अफेयर्स स्टार्ट करेंगे। तो अब अक्टूबर तक की तो सारी आपकी क्वेश्चंस आप तक डिलीवर हो गए हैं। अब बस आपको क्या करना है, आपको अपना क्या कहते हैं PDF डाउनलोड करना है, कर लेना है। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लीजिए। बाकी मैं सारे ग्रुप्स में आपको लिंक भिजवा दूंगा वो PDF का, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। जिसको ना मिले वो मेरे को मैसेज कर दे, तो वो जो गूगल ड्राइव का लिंक है वहाँ से अक्टूबर 2022, ठीक है, तो जनवरी 2021 से लेकर अक्टूबर 2022 तक का करंट अफेयर्स आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है सर, चलिए, तो दैट वाज फॉर द डे। ठीक है सर, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। टिल देन गुड बाय, हैव अ नाइस डे।